जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 और टीआरई 4.0 एग्जाम जो आपका होने वाला है उसके लिए इंडियन पॉलिटी की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। और इस क्लास में आपको जो है जितने भी पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बीपीएससी घटना चक्र में पूछे गए हैं, ये कंप्लीट क्लास जो है घटना चक्र जो आपकी न्यू घटना चक्र है उससे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो सभी लोग जो है ध्यान से क्वेश्चन को कीजिएगा और इन सभी क्वेश्चन का जो है संपूर्ण जो इनकी व्याख्या है वो भी की जाएगी। सभी लोग जो है क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और उम्मीद है कि आपको सभी को क्लास बहुत पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में। आज की क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति। ये क्वेश्चन आप लोगों को कल दिया गया था, बहुत लोगों ने इसका आंसर सही किया है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के साथ पर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगला प्रश्न है 92, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष स्पीकर के प्रति या संसद के प्रति। तो अभी आपको बताया जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अभी बताया आपको, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इसमें जो है कोई भी इसमें सही नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं है नन ऑफ दीज, जिसका ये ऑप्शन होना चाहिए, राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 93, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। याद रखेंगे जो कार्यपालिका होती है ये विधायिका के अधीन रह करके कार्य करती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली में अपनाई गई है, जो संसदात्मक शासन प्रणाली है ये अपनाई गई है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद जो होती है ये सामूहिक रूप से विधायिका अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है 94, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो भी आपको बताया जो है विधायिका कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जवाबदेह है, ठीक है। विधायिका कार्यपालिका नहीं, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, ये भी नहीं है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ये भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। शासन प्रणाली के समानतः दो पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखें कार्यपालिका जो है ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी कार्यपालिका नहीं लिखा हुआ है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति भी उत्तरदायी होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। और यहाँ पे क्या लिखा हो, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, इसलिए भी ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका आंसर ही हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 95, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। याद रखिएगा भारत का जो प्रधानमंत्री होता है ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं अतः वे भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है 96, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कौन सा है? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग है केवल एक बार अनुच्छेद 352 में के खंड 3 में किया गया है और इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संसूचित करता है, अर्थात जब लिख करके मंत्रिमंडल के द्वारा दिया जाता है कि जो है वहां पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करें, तभी जो है ये हो सकता है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे जो भारत सरकार होता है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? वो अटॉर्नी जनरल होता है, एजी, इसी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है और यही जो है कानूनी विषयों पर भारत सरकार को परामर्श सलाह देता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो है वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ये बताना है। भारत के जो है वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 98। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अभी बताया आपको, विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अभी आपको बताया भारत का जो महान्यायवादी है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 के 76 में इनके पद का उल्लेख किया गया है। 99 नंबर प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? राज्य सरकार को कौन देता है? महान्यायवादी तो केंद्र को देता है, केंद्र सरकार को एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखेंगे जैसे भारत सरकार में अर्थात केंद्र सरकार में जैसे महान्यायवादी होता है वैसे राज्य सरकार में एडवोकेट जनरल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? महाधिवक्ता भी से कहा जाता है, महाधिवक्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकता है, ये करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 165 में किया गया है। महाधिवक्ता का और महान्यायवादी का महान्यायवादी का आर्टिकल 76 में किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? 1947, 1951, 1956, 2000। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। आपका 64वीं बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। और याद रखेंगे आजादी के बाद जो है भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 101। लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा का जो नेता होता है वो बहुमत दल का नेता होता है, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। अगला प्रश्न है 102। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, ये बताएं। लोकसभा जो है इसमें निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो 25 वर्ष लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है 103। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो लोकसभा का जो सदस्य है इसे चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष होना ही चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 104।
संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? संसद का जो सदस्य बनते हैं उसके न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, याद रखेंगे। लेकिन कौन सी संसद का? लोकसभा का। अगला प्रश्न है 105। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, वैध मतों का उसे 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है। 1/6 भाग अगर वो नहीं प्राप्त कर पाता है, वो अपनी जमानत खो देता है। इसी को कहते हैं जमानत जब्त हो गई। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग नहीं प्राप्त कर पाता, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। अगला प्रश्न है 106। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, ये बताना है। 2031, 2026, 2021, 2011। तो लोकसभा में राज्यवार जो सीटों का आवंटन है ये सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, आप सभी को पता है। और ये निर्धारण किस वर्ष तक रहेगा? 2026 तक। 2026 के बाद जो है इसमें सीटें बढ़ेंगी, ये भी आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? ये 84वें संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 81(3) के पारंतु में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का जो निर्धारण है वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना ही आधार वर्ष होगी। मतलब वर्तमान में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें कौन सा आधार वर्ष लिया गया है? 1971 की जनगणना का आधार वर्ष है। अगला प्रश्न है 107। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर या 1981 की जनगणना पर। तो वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन आधारित है ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। अभी आपको बताएं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन है 1971 की जनगणना पर आधारित है। यहाँ पे प्रत्येक राज्य के लिए, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971। अगला प्रश्न है 108। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये पूछ रहे भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो सबसे अधिक है यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर पूछेंगे इसमें जो है टोटल कितनी हो सकती है, तो विधानसभा देखिए विधानसभा में अधिकतम कितनी हो सकती है, तो अधिकतम जो है इस यहाँ पे 500 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में, ठीक है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलकर बनेगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की है जहां पर 30 सीटें हैं, जबकि राज्यों में सिक्किम, राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में सिक्किम है जहां पे 32 सीटें हैं विधानसभा की। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा है और उपरोक्त विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश की 60 है, मेघालय की 60 है, मणिपुर की भी 60 है और एक तथा हिमाचल प्रदेश की 68 है, इसलिए सर्वाधिक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 109। देखिए एक क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में अल्पसंख्यक, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? याद रखेंगे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति उनके पास है। ये देखिए 2000 का क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान में ये कैंसिल हो चुका है, ये भी आप याद रखेंगे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो भारत के राष्ट्रपति थे इसके पहले जो है 2019 से पहले जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो आंग्ल भारतीय की जो नियुक्ति है मनोनीत कर सकते थे लोकसभा में, लेकिन अब नहीं कर सकते हैं, अब सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही कर सकते हैं।
प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331, देखिए प्रश्नकाल के अनुसार अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। वर्तमान में नहीं है, थी यहाँ पे लिखा हुआ है। और राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन हुआ है जिसके तहत जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति को निश्चित कर दिया गया है, निष्प्रभावी बना दिया गया है। अगला प्रश्न है 110, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जो जातियां होती हैं उनके आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। याद रखेंगे भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है ये लोकसभा में अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और वहीं अनुच्छेद 330(1) में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा गा में असम के स्वशासी जिलों के अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से? नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से? ये भी नहीं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से? ये भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा? अगर प्रधानमंत्री चाहता है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति से भंग कर सकते हैं। यही इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं अनुच्छेद 85(2) के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों कैसी लग रही है आज की क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार सभी लोग जो है लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको सारी क्लासेस का इंफॉर्मेशन और जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं और जितने भी एग्जाम्स की नोटिफिकेशन है, एग्जाम के बारे में जो भी जानकारी होती है आप सभी को वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? तो अभी बताया राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार नहीं, अध्यक्ष स्पीकर द्वारा ये भी नहीं, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये कथन सही है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर यह भी गलत। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा अगर मंत्रिपरिषद की सलाह दी जाती है तो ये जो है भंग किया जा सकता है। जो आपका लोकसभा है इसको भंग कर सकते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 113, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। याद रखिएगा लोकसभा में कम से कम 2 बार सत्र बुलाया जा सकता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी बैठक की प्रथम बैठक के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 114, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? वो है उत्तर प्रदेश। 80 सीटें हैं, याद रखिएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है और विकल्प में दिए गए राज्यों के लोकसभा में सदस्य इस प्रकार है। देख सकते हैं बिहार की बात करेंगे, बिहार में जो है टोटल 40 है, मध्य प्रदेश में टोटल 29 सीटें हैं। बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29, उत्तर प्रदेश में 80 और पश्चिम बंगाल में है जो है 42। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? पहले पर तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर है आपका जो है याद रखिएगा बिहार तथा महाराष्ट्र। याद रखिएगा दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। ये भी आप याद रख सकते हैं। इनमें अब बताना है, ठीक है। तो बिहार और महाराष्ट्र ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार में भी बताया आपको 40 है और महाराष्ट्र में जो है बात करेंगे तो महाराष्ट्र में 48 है। देखिए ये जो है आपका क्वेश्चन 1994 का है, इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। 1994 का क्वेश्चन, इसलिए बिहार में 40 है, याद रखेंगे बिहार में 40 है और महाराष्ट्र में 48 है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और
जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे बिहार में 54 सीटें थी, ये भी आप याद रखेंगे। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 तथा महाराष्ट्र में 48 थी। वर्ष 2000 में 3 राज्यों के गठन के साथ संख्या में परिवर्तन है और अब स्थिति इस प्रकार है। लोकसभा में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश 80 सीटें, द्वितीय स्थान पर 48 सीटें, तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल है 42 सीटें और मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं, तमिलनाडु 39 सीटें हैं, बिहार 40 सीटें हैं। देखिए इसमें अगर पश्चिम बंगाल होता तो आप लगा सकते थे उसमें, लेकिन पश्चिम बंगाल है नहीं तो बिहार ही अभी सही है। बिहार और महाराष्ट्र यहाँ पे सही होगा अभी भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949 में, 1952 में, 1950 में, 1954 में। याद रखिएगा 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसमें जो है प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ और यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ। तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। अगला प्रश्न है 117। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से इस आधार पर दिया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। याद रखिएगा राज्यसभा में राज्यों को जो प्रतिनिधित्व है उनके जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर अनुसार दिया जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 118। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन। याद रखिएगा राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात सेवा मुक्त हो जाते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 83(1) में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 119। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं? नहीं, इसे विकृत नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर, लेकिन यहाँ पे स्थायी सदन इसलिए नहीं कहते कि इसके जो कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश तो ग्रहण करते हैं, लेकिन इसकी वजह से इसका कारण नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। केवल बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसे विकृत नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी बताएं राष्ट्रपति जो राज्यसभा है यह एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कैसी लगी आज की क्लास ये भी बताइएगा। क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 10, 15, 12, 20। ये बताना है कि कितने सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है, किया जाता है। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई तो क्लास को सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। सभी लोग जो है हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विद्यालय एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जो है सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट करने के लिए 6386953102 इस नंबर पर जो है हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सभी को क्लास पसंद आई है तो एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और 121 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जरूर दीजिएगा और इसका आंसर आपको जो है नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।